हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जून 2016 को जो आप लोगों का वीडियो को एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी आपके पेपर हुए हैं वीडियो के, उनमें जो हिंदी पूछी गई है उनकी वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं चैनल पे। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग एग्जाम देने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख के जाइए। उनसे आप लोगों को 100% जो है हेल्प जरूर मिलेगी और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसका भी आप लोगों को आइडिया लगेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के जो गुरु थे वो बल्लभाचार्य जी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है और ये अष्टछाप के गुरुओं में एक भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। तो जब भी आप लोग छंद पढ़ते हैं तो बीच में जो थोड़ी देर रुकते हैं उस विराम चिन्ह को यति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर वाक्य की गति जो होती है वो अंतिम रूप ले लेती है, यानी कि वहाँ पर जो पढ़ने वाला जो होता है वो ज़्यादा समय के लिए रुकता है, विचार के जो तार होते हैं वो टूट जाते हैं, तो वहाँ पर सदैव पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर्ष क्या है। तो अमर्ष जो होता है वो एक संचारी भाव है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा कौन सी है। सभी लोग जानते हैं कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी में अपनी जो दोहें हैं उनका वर्णन किया है, उनको गाया है। द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है। तो द्रौपदी का चीर होना अर्थात कि जो कभी समाप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि तुम तो द्रौपदी का चीर हो, ये तुम्हारी बातें तो द्रौपदी का चीर है, यानी कि ऐसी बातें जिनका कोई भी अंत नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है। तो कूप मंडूक होना कि सीमित ज्ञान होना। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि तुम तो कूप मंडूक हो, यानी कि कुएं के मेढक हो। कुएं के मेढक की क्या खासियत होती है, वो उस कुएं में ही रहता है, कभी उससे बाहर निकल नहीं पाता है। कुआं जितना बड़ा होता है उसी कुएं के अंदर ही उसको रहना होता है हमेशा। तो वो जो उसका जो ज्ञान होता है वो उस कुएं के अंदर तक की जो चीज़ें होती हैं वो उसने उन्हीं चीज़ों को देखा होता है, उसको इन्हीं चीज़ों की जानकारी होती है। वो बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रखता, ना उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान होता है। तो कूप मंडूक होना यानी कि कुएं का मेढक होना अर्थात सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना। इंसान जितने बीच में रहता है उसको उसी जगह का अनुभव होता है जब तक वो बाहरी दुनिया से नहीं मिलता। तो कूप मंडूक होने का अर्थ होता है सीमित ज्ञान होना या सीमित अनुभव होना। तो ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, यानी कि पहला जो वाक्य है वो 1 नंबर का है और लास्ट वाक्य जो है वो 6 नंबर का है। बीच में जो भी वाक्य है उनका सीक्वेंस सही नहीं है, आपको बताना है कि किस सीक्वेंस में पूरा वाक्य सही होगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सामाजिक जीवन, तो ये पहला वाक्य है, ये सही है। और लास्ट में लिखा है कि उपाय ना ही कर सके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला सामाजिक जीवन में, दूसरा आएगा मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यहाँ पे है कि सामाजिक जीवन में। अगला जो होगा वो ये आएगा कि क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन यानी कि दैनिक जीवन में, डेली में या समाज में रहने पर क्रोध की ज़रूरत जो है वो बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो दूसरा जो आप वाक्य आएगा वो होगा यदि क्रोध ना हो तो। तीसरा आएगा मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ना ही कर सके। तो ये आपका जो सही सीक्वेंस है वो बनेगा, यानी कि पहले आपका आएगा या, फिर आपका आएगा ला, उसके बाद आएगा आपका रा और लास्ट में आपका आएगा वाह, और सबसे लास्ट में जो है उपाय ना ही कर सके, ये आपका पहले से ही दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। आप लोग जानते हैं सदैव कि ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पूरब और इधर पश्चिम दिशा होती है। तो पूरब और उत्तर की जो बीच की दिशा होती है उसको हम लोग बोलते हैं ईशान। हमेशा ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। वलय शब्द का अर्थ क्या है। तो आप लोग जानते हैं वलयाकृति, यानी कि जो आकृति गोलाकार घेरे में है वो वलयाकृति कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करिए। तो हमेशा ध्यान रखिए अव्ययी भाव समास जो होता है उसके लिए मैंने आपको पहचान बताई है
कि जो पहले आता है उसमें पहले क्या आता है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें से आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया है? बिल्कुल दिख रहा है, आजीवन। आजीवन में आ उपसर्ग है और जीवन इसका मूल शब्द है। तो जहाँ पर भी कोई उपसर्ग पहले आता है वो आपका अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, यथासंभव, इस टाइप के शब्द जो होते हैं, आमरण, प्रहार, तो इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकिरे रारीरे और अधिकरण में पर ऊपर, यानी कि जहाँ पर में पर ऊपर आते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिकरण कारक इसका जो है इसका सही आंसर होगा। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया था कि कारक चिन्हों को अब परसर्ग भी कहा जाता है। तो कहीं पर अगर आ जाए कि इसका परसर्ग क्या होगा तो हमेशा ध्यान रखिए वहाँ पर कारक चिन्ह की बात कही जाएगी। जैसे कि अगर पूछा जाए कर्ता का परसर्ग क्या है, तो कर्ता का परसर्ग क्या होगा? ने, कर्ता ने। तो इसी तरीके से परसर्ग पूछा जाता है। मंदिर और मंदिरा युग का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो मंदिर आप लोग जानते हैं देवालय, जहाँ हम लोग पूजा घर कहते हैं, जहाँ पे पूजा होती है। और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। यहाँ पर एक शब्द और बनता है मंदिरा और मदिरा। तो ध्यान रखिए, मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, जहाँ पर कि अश्व यानी कि घोड़े बनते हैं, और मदिरा आप लोग जानते हैं शराब को कहते हैं। तो यहाँ पर जो 33 नंबर क्वेश्चन है, मंदिर और मंदिरा, मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई थी, छोटी सी, कि आप लोग कैसे चुटकियों में फाइंड आउट कर लेंगे किसमें कौन सा वाक्य की बात कही जा रही है। मिश्र वाक्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी जिस सेंटेंस को पढ़ने पे आपको लगे कि अभी इसमें आगे कोई और बात कही जा रही है, जैसे कि आप देखिए, ज्यों ही वह घर से निकला, आपने इतना पढ़ा, अब आपके दिमाग को तुरंत आएगा कि इसके आगे कोई और बात अभी कहनी बाकी है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, या ज्यों ही वह घर से निकला लाइट चली गई, ज्यों ही वह घर से निकला मोहन आ गया। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं जिनको पढ़ने पे आपको लगे कि अभी अधूरा वाक्य है ये, वो वाक्य आपके कहलाते हैं वो वाक्य आपके जो होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर नीचे दिया हुआ है इसका ये गलत आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इसको पहचानने की एक ट्रिक और है, ज्यों या फिर त्यों आ जाए, जब और तब आ जाए, तो इस टाइप के शब्द की पहचान होती है। जहाँ पर ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। दो सरल जो वाक्य होते हैं वो मिलकर के संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, बनाते हैं। इनकी पहचान होती है, इनके बीच में लगा होता है और या फिर तथा, एवं, वा। तो इस टाइप के शब्द होते हैं वो संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे काव्यांश है कि आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो कवि के मन में इच्छा क्या उत्पन्न हुई है? उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करें, कुछ करके दिखाएं। ऑप्शन नंबर ए सही है। सूखे पत्ते किसका प्रतीक है? तो सूखे पत्ते प्रतीक है मन के सूनेपन का। ऑप्शन सी सही है। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो जो विचार की कलियां हैं उन पर बहार का आगमन हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो गहनता की फसल यानी कि विचारों में परिपक्वता आ जाना, यही गहनता की फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो रामू की खाली स्थानें केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खाली सन अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपेक्षा का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो तुलना करने के लिए करते हैं कि राम श्याम की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, क्या मोहन सोहन की अपेक्षा अधिक तेज है। तो अपेक्षा का प्रयोग सदैव तुलना दिखाने के लिए किया जाता है। वही उपेक्षा जो होती है
उसका अर्थ होता है किसी का तिरस्कार करना, निरादर करना या किसी को जलील या फिर बेइज्जत करना। तो अपेक्षा और उपेक्षा दो शब्द हैं और अब आपको इन दोनों में से सही वाक्य बनाना है कि कहाँ पर अपेक्षा का प्रयोग होगा, कहाँ पर उपेक्षा का। रामू की क्या यहाँ पर अपेक्षा आ सकता है? क्या यहाँ पर किसी चीज़ की तुलना हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या आएगा? रामू की उपेक्षा, यानी कि उसका निरादर केवल इसलिए हुआ क्योंकि वे राजीव की, अब यहाँ पर राजीव और रामू इन दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। तो जहाँ पर मैंने कहा तुलना की जाएगी वहाँ पर क्या आएगा? अपेक्षा आएगा। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि वे राजीव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, पहले में उपेक्षा और दूसरे में अपेक्षा। निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है। पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। तो देखिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। विशेषोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर कारण होने के बावजूद भी कार्य जो होता है वो ना हो पाए। जैसे कि मीन का अर्थ क्या होता है? मीन का अर्थ होता है मछली। अब मछली कहाँ रहती है? जल के अंदर रहती है। तो जल के अंदर होने के बावजूद भी मछली जो है वो प्यासी है, यानी कि कारण है, कारण के होने के बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा है, मछली की प्यास नहीं बुझ पा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है जहाँ पर कारण के होने के बावजूद भी कार्य सिद्ध ना हो पाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो इंसान या जो भी जीव सदैव पानी में रहता है उसकी प्यास, वो प्यासा है तब भी? तो ऐसी स्थिति में विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहाँ पर है? कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कामायनी भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन मिठास किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लखनऊ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक प्रॉपर जगह को संकेत दे रहा है। आम जो है वो आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत भी आएगा और जातिवाचक के अंतर्गत भी आएगा। यदि बात कर दी जाए लंगड़ा आम, बनारसी आम, तो इस तरीके से आम को डिवाइड कर दिया गया इनकी कैटेगरी में। तो इस तरीके से जो आम हो जाएगा वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा और बुढ़ापा भी आपका जाएगा ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए देखिए, राम, रामचरितमानस और गंगा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक राम की बात हो रही है। रामचरितमानस भी एक बुक है और गंगा भी एक नदी मात्र है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, जहाँ पर केवल एक चीज़ों का संकेत किया जाए जो दुनिया में केवल एक है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे राम किसी का नाम है, यहीं पे अगर होता है लड़का, तो लड़का किसके अंतर्गत जाता है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है, क्योंकि लड़के में पूरी जाति आ रही है, जितने भी संसार में लड़के हैं वो इस जाति के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन राम क्या हो गया? राम इसी में से निकल के किसी एक लड़के का नाम रखा गया, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ये आपको बताना है। मंदाकिनी आपको गंगे का पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची है, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो ये यमुना नदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। तो देखिए श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, श्रृंगार इसी तरीके से लिखा जाता है। जो लोग इस तरीके से श्रृंगार लिखते हैं वो बिल्कुल भी गलत है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। श्रृंगार जिस तरीके से लिखा है वो यही सही है। श्रृंगार का और श्रृंगार करके इसको आप लोग अशुद्ध कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। अवनति शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? तो अव और नति, अवनति इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। मुश्किल किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा? तो मुश्किल इस तरीके से लिखा जाता है, आधा शाह बनता है। और मातृभूमि आप लोग जानते हैं, मातृभूमि इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका शुद्ध सही क्या है? सही वर्तनी आपके श्रृंगार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, यानी कि ऐसा शब्द चिन्हित करिए जहाँ पर समूह की बात कही जा रही है। तो समूह किससे बनता है? भीड़ किससे बनती है? जब काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, एक समूह, एक झुंड बनता है, तो वहाँ पर भीड़ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? मैंने आप लोगों को प्रत्यय और उपसर्ग अलग करना बताया कि कोई भी शब्द है उसमें से आप मूल शब्द को अलग कर लीजिए, प्रत्यय और उपसर्ग अपने आप अलग हो जाएगा। आंशिक में मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा आपका अंश। बचा क्या आपका? एक।
अंश में एक जोड़ा तभी आंशिक बना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें प्रत्यय एक हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंडों को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो आप भाग को तो ना हो तो या 4 भाग को चिन्हित कीजिए। तो इसमें है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा, तो इसीलिए आपकी त्रुटि किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है। पहले खंड में त्रुटि है तो पहले खंड के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए सही हो जाएगा। वधूर्मक का संधि विच्छेद क्या है? तो वधु धन ऊर्मी, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर किस किस का मिलाप हो रहा है? तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के ऊ का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक का अर्थ क्या होता है? आग। अनल का अर्थ होता है आग और कृषाणु का अर्थ होता है आग, लेकिन अनिल का अर्थ होता है हवा या फिर वायु, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष का विलोम होता है विषाद। खुशी, उल्लास और आनंद जो है वो हर्ष के ही पर्यायवाची है, लेकिन विषाद जो है वो आपका गम या फिर दुख को संकेत करता है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची हैं पंकिल के, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रलय का पर्यायवाची होगा विनाश, धवल का पर्यायवाची होगा स्वच्छ या सफेद, और पामर का पर्यायवाची होता है दुष्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 जो क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में उन सभी को डिस्कस कर लिया। 2016 का एक क्वेश्चन पेपर था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसके साथ जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इससे साथ ही साथ अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज हिंदी पढ़नी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आपको टॉपिक वाइज हिंदी की वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।